जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। लास्ट क्लास में क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन में हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एक बहुत बड़ा टेबल बनाया था 2 बार, जिसमें हमने पढ़ा था डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। याद है कि भूल गए? तो बच्चों देखो, टेबल कभी खत्म होता नहीं है, वो अभी टेबल खत्म हुआ नहीं है, वो और भी बड़ा टेबल है, उसमें और भी वैल्यूज आती हैं और भी फिजिकल क्वांटिटी आती हैं। ठीक है, तो आज हम वही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी देखो इतनी सारी है ना, इतनी सारी है कि पूछो मत। जो हमारी बुक में दी हुई है, एसएल अरोड़ा बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बैक अपेंडिक्स 9 में दिया हुआ है, ये भी पूरा कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा और भी होते हैं। ठीक है, तो वो सारे मिला के तो हम नहीं पढ़ सकते, पर हम मेन इतना पढ़ रहे हैं कि कभी आगे दिक्कत ना है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए आज भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यहां पर आ जाएगा फॉर्मूला, यहां पर आ जाएगी डायमेंशन, और यहां पर आ जाएगी एसआई यूनिट। ठीक है भाई? चलो भाई शुरू करते हैं, बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला, मास इनटू रेडियस ऑफ gyration स्क्वायर्ड। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू रेडियस ऑफ gyration स्क्वायर्ड। मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। सिर्फ इसी का स्क्वायर है ना। देखो मास का एमएल की डायमेंशन हो गया m, ठीक है, और रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, रेडियस ऑफ गायरेशन एक टाइप की लेंथ ही होती है, तो यहाँ पर l आ जाएगा और l का हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो गया m1l2t0। इस हिसाब से इसकी SI यूनिट क्या हो गई? kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला बोलो। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। बच्चों एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mvr। वैसे इसका फॉर्मूला होता है mvr sin थीटा, बट मैंने mvr लिख दिया क्योंकि sin थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो मास का हो गया m, वेलोसिटी का हो गया lt-1 और r फॉर रेडियस यानी l। तो इसका एमएल की डायमेंशन हो गया ml2t-1। चेक कर लो। और इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकंड और आर का अगेन मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सही है? अगला बोलो। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू लेंथ, फोर्स इनटू लेंथ बोलो डिस्टेंस एक ही बात है। तो फोर्स का होता है mlt-2 और लेंथ का l लग जाएगा, तो हो जाएगा ml2t-2। ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। और ये भी चेक करते रहना, ये किसका ml2t-2 किसी और फिजिकल क्वांटिटी का भी एमएल डायमेंशन है क्या? तो वो उससे हमने टेबल में एक साथ लिखा हुआ है। अगला टॉर्क। बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगेन मेरे ख्याल से ऊपर वाले जैसा ही हो गया सेम, तो इसका भी वही आएगा ml2t-2। तो इसका हो गया न्यूटन मीटर। तो ये दोनों सेम सेम हो गए ना, तो मैंने टिक लगा दिया। ठीक है, अगला एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि एंगल अपॉन टाइम। चेक करना सही है।
2 pi into frequency. तो एंगल 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई नहीं हो गया ना, तो सही तो है, एंगल अपॉन टाइम, तो 2 पाई की तो कोई डायमेंशन है नहीं, 1 बाई टी फ्रीक्वेंसी क्या होता है t माइनस वन, हो गया, चेक कर लो। तो इसकी एमएलटी डायमेंशन ऐसा यूनिट क्या हो गई, रेडियन पर सेकेंड। अगला बोलो Wavelength. वेवलेंथ। बच्चों वेवलेंथ जानते हो क्या होता है, Lambda. लैम्डा से तो डिनोट करते हैं ना, होता क्या है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे ये ग्राफ है तो ये वेव अगर बन रही है इस तरीके से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वन कंप्लीट वेव हो गई है, तो इसकी जो लेंथ है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ, यानी वेव की लेंथ। कोई दिक्कत, तो वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, लैम्डा, यानी कि एक प्रकार का डिस्टेंस है, तो सीधा सीधा एल हो गया, यानी मीटर में नापोगे। अगला Energy density. एनर्जी डेंसिटी। बच्चों मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, Energy upon volume. एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, वही जो वर्क डन की होती है। भाई देखो वॉल्यूम का तो L पावर 3 है, एनर्जी का क्या है, तो एनर्जी के लिए पहले वर्क डन का पता होना चाहिए, और वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है, mlt माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट में L2 हो जाएगा, अपॉन में L पावर 3। बच्चों 2L से इसके 2L गए, क्या बन गया, ml माइनस 1 और t माइनस 2। ठीक है, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। तो इसके ऐसे यूनिट क्या हो गई, जूल पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत, अगला बोलो Escape velocity. एस्केप वेलोसिटी। अगर तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता देता हूँ एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। अगर मैं ये पेन को ऊपर फेंकूंगा तो कहाँ जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा मेरे हाथ में। अगर जोर से फेंकूंगा तो कहाँ जाएगा, बहुत ऊपर तक जाएगा, लेकिन वापस मेरे हाथ में आ जाएगा, यही होगा ना। लेकिन बच्चों अगर मैं इस पेन को इतनी तेज फेंकूं कि इसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी जितनी या उससे ज्यादा हो जाए, तो ये पेन वापस मेरे हाथ में कभी नहीं आएगा और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर निकल जाएगा हमेशा के लिए। समझ गए, क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है। जब रावण ने अपनी अमर सेना भेजी थी ना हनुमान को मारने के लिए, जब वो अशोक वाटिका उखाड़ रहे थे, तो रावण ने अपनी अमर सेना भेजी, नहीं सॉरी गलत बता दिया, जब हनुमान जी का युद्ध चल रहा था रावण से, राम भगवान का युद्ध हुआ था ना प्रॉपर, भगवान श्री रामचंद्र जी का रावण के साथ फाइनल वाला, फाइनल बैटल लंका में। तो विभीषण ने बताया कि रावण जो है वो कल अमर सेना भेजने वाला है। अमर सेना का मतलब है वो मरते नहीं है, उनको काटोगे पीटोगे उतने टुकड़े हो जाएंगे, वो सारे टुकड़े लड़ेंगे और वो मरेंगे नहीं। तो हनुमान जी के पास गए, उनको बोला भाई तुम यहाँ कोने में अकेले बैठे हो, क्या चक्कर है, कुछ करो ना भाई, कल अमर सेना आने वाली है। तो हनुमान जी ने बोला आप चिंता मत करो, कल का कल देखेंगे, अभी सोने दो। अगले दिन वो जैसे अमर सेना आई ना, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में सबको लपेटा, उनको जोर से घुमाया और इसके वेलोसिटी से भी तेज स्पेस में फेंक दिया। अब रावण ने पूछा अपने सैनिक से, हाँ भाई क्या हाल चाल है, युद्ध कैसा चल रहा है, अमर सेना क्या कर रही है। तो उनके एक सैनिक ने बोला कि जी सेना को जाते हुए तो हमने देखा था मैदान में, पर उसके बाद वहां से वो कहाँ चली गई वो कोई नहीं जानता। समझ में आया। तो इसका मतलब हनुमान जी को एस्केप वेलोसिटी पता थी। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2g/e। 2g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और re मतलब अर्थ का रेडियस जो कि मीटर में होगा। तो बच्चों g की एमएलटी डायमेंशन LT-2 हो जाएगा। पूछो क्यों, अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ही तो है, और re मतलब अर्थ का रेडियस यानी l, और ये दोनों इनटू में है और इस पूरे की पावर हाफ है। तो बताओ क्या हो गया, m0 l पावर कितनी हो जाएगी, देखो इसकी पावर हाफ, इसकी पावर हाफ, 1 हो गया, और t पावर -2 है और हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 बचेगा। ये समझ में आया या नहीं आया।
तो तुम लोग ध्यान से क्यों नहीं देख रहे? अरे भैया LT माइनस 1 आ गया, वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी तो है, समझ गए ना? ये LT माइनस 1 ही तो है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर पर सेकेंड। अगला बोलो। Heat energy. हीट Energy. बच्चों दुनिया में कोई भी टाइप की एनर्जी हो, है तो एनर्जी ही। एनर्जी है तो वर्क डन का लगा दो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हीट एनर्जी का मैं क्या ही फॉर्मूला लिखूं? है तो एनर्जी ही, तो वर्क डन की तरह mLT माइनस 2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी L, तो ये हो गया mL2 T माइनस 2 और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। मतलब समझ रहे हो ना? देखो मुझे पक्का पता है बुक में यहाँ पर कुछ भयानक सा फॉर्मूला दिया होगा और अभी तुम लोग उस चैप्टर पे पहुंचे नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स की सारी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है। ये ग्रेविटेशन में आएगा इसके वेलोसिटी, बात समझ रहे हो? तो वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखकर मैं तुम्हें याद करवाऊं या मैं तुम्हें आसान तरीका बताऊं? देखो वेलोसिटी से रिलेट कर दिया, अब तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो, तो ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है इसलिए कहानी सुना दी। ऐसे ही यहाँ पे देखो एनर्जी डेंसिटी को मैंने किससे रिलेट करा? मास डेंसिटी से। वेवलेंथ, लेंथ होती है, ग्राफ बना के दिखा दिया। तो मैं तुम्हें चीजों से ना रिलेट करके बता रहा हूँ ताकि तुम याद कर पाओ बिना फॉर्मूला लर्न करे। और जहां भयानक चीजें आ जाती हैं, जैसे मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला कल याद करवाया था, F इज इक्वल टू माइनस का ईटा ए डीवी बाई डीएल, याद है? ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला था। मतलब ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसको रीअरेंज करोगे तो ईटा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये याद करना है। जो रटने वाली चीज है वो अभी रट लो, वरना पूरी फिजिक्स के सारे फॉर्मूले थोड़ी याद कर पाओगे। तो मैंने इसका फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट याद भी हो गया, काम भी चल गया। अगला बोलो। Kinetic energy. काइनेटिक Energy. एनर्जी। बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं बिना दिमाग लगाए सीधा यहाँ जूल और यहाँ पे mL2T-2 लिख दूं तो क्या दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है? लेकिन अगर तुम कह रहे हो नहीं सर फॉर्मूला ही बताओ, तो बताओ हाफ mv² फॉर्मूला इसका याद है सबको? काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले से निकाल लो। मास का हो गया m, वेलोसिटी का होता है LT-1 और वेलोसिटी का स्क्वायर है 2 लगा दो, सॉल्व कर लेना, यही आएगा, कर लो। अगला बोलो। Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल Energy. अब इसका फॉर्मूला होता है mgh, फॉर्मूला लगा लेना, mLT डायमेंशन बच्चों चेक कर लेना, यही आएगा जो हीट एनर्जी का है। कोई दिक्कत? अगला बोलो। Rotational kinetic energy. रोटेशनल Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसकी फॉर्मूला बताना है इसका रोटेशनल एनर्जी का। Half into momentum. हाफ इनटू मोमेंटम, Moment of inertia. हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया Into angular velocity squared. इनटू एंगुलर वेलोसिटी Squared. का स्क्वायर। चलो भाई सॉल्व करते हैं। हाफ का कुछ नहीं होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कर चुके हैं, mL2 होता है खाली, तो mL2 और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी हमने किया था ना, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की क्या डायमेंशन लिया हुआ है इसने, चेक करना एक बार। T negative. दिखाना एक दिखाओ, कौन से नंबर पे है? 40. हाँ T-1 का स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हमने कल पढ़ा तो था। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है एंगल कितना स्वैप किया अपॉन में टाइम, तो एंगल का कुछ भी नहीं होता है T-1, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करोगे ना, तो देखो क्या आया, mL2 T-2। अब बताओ बच्चों, तुम खुद सोचो, ये बड़ा सा फॉर्मूला याद करना जरूरी है या फिर खाली एनर्जी देखना जरूरी है? एनर्जी आ गया ना लास्ट में, तो भाई यही आएगा और यूनिट भी है इसकी जूल। अगला देखो बोर्ड जो है फिल हो गया है, इसको रेज करके आगे चलते हैं आगे। अगला बोलो। Efficiency. एफिशिएंसी। बच्चों एफिशिएंसी का मतलब जानते हो क्या होता है? देखो पहली बात तो मैं फालतू की तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिखवा रहा हूँ, काम के लिखवा रहा हूँ, ठीक है? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? देखो हम किसी मशीन की एफिशिएंसी,
डिवाइस की एफिशिएंसी या इंसान की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे कि भाई आप कितना खा रहे हो और कितना आप काम कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? कितना खा रहे हो और मतलब कितना आपका इनपुट है और कितना आपका आउटपुट है। अगर मुझे इसका रेशियो मिल जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा? एफिशिएंसी। तो मान लो कोई मशीन है, उसने कितना आउटपुट दिया और कितना इनपुट लिया, इसी रेशियो को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। बच्चों आउटपुट और इनपुट किसके टर्म्स में देगा? वर्क के टर्म्स में। कॉमन सेंस लगा लो, मशीन तो आउटपुट और इनपुट वर्क के टर्म्स में लेगी ना। तो जब ऊपर भी वर्क है नीचे भी वर्क है तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया ना। मेरी बात समझ में आ गई? डायमेंशनलेस क्यों है और इसीलिए इसकी कोई असेंबली नहीं होती। अगला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चों एक बात और याद रखना, ये जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना, इनकी एमएलटी डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं, तो इसके लिए हमें ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या है ये किसका फार्मूला है? Force of attraction between two massive bodies when they are placed in space in vacuum, and this is called Newton law of gravitation, universal law of gravitation। तो न्यूटन के कितने लॉ हो गए? 5। 3 तो लॉज ऑफ मोशन है, एक हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और 5वां न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। वो भी तुम्हें फिजिक्स में इसी साल पढ़ना है, पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। तो चलो काम की चीज पे आते हैं। जी का फॉर्मूला क्या हो गया? Fr स्क्वायर अपॉन mm। सही है गलत है? अरे हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी तो ऐसे निकाला था, तो उसका कोई डायरेक्ट फार्मूला थोड़ी ना था, उसका फार्मूला पहले याद करना पड़ा फोर्स का, वहां से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाला। ठीक वैसे यहाँ पे हमको जी पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पूछ रहा है। जी का कोई डायरेक्ट फार्मूला है तो आपने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन लगाया, वहां से जी का फार्मूला निकाल लिया। क्या है बच्चों? जी, हाँ जी, Fr स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो फोर्स का देखो क्या होता है? mlt माइनस 2, r स्क्वायर मतलब l2 अपॉन में m1 m2। मास कितना होता है? mm। बच्चों बताना, m से m कट गया, क्या बचा? m माइनस 1, l पावर 3 और t पावर माइनस 2। कोई दिक्कत? इसकी ऐसा यूनिट भी बच्चों इसी फॉर्मूले से निकलेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगला बोलो। प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। बच्चों इसकी वैल्यू भी याद कर लो। जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 into 10 पावर माइनस 11 Nm स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। अब एक और आ गया है प्लैंक्स कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे कांस्टेंट। एक और फॉर्मूला आज से याद कर लो बच्चों, E इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। यानी किसी भी रेडिएशन में जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो H हो गया हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, तो हमको तो N से मतलब है, तो ये हो गया E बाय न्यू। समझ गए? तो E एनर्जी अपॉन न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। बच्चों एनर्जी वर्क डन होता है, यानी ml2 t-2। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? t-1। तो ये हो गया m L2 t माइनस, सॉरी ये +1 हो जाएगा ना, तो t-1। बच्चों काफी बार ये रिपीट हो चुका है, देख लेना किस किस की डायमेंशन ये होती है, उनको एक साथ लिख लेना, ठीक है। इसके ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों? एनर्जी का क्या होता है? जूल, और ये क्या है? पर सेकंड, ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा, जूल सेकंड। और इसकी भी वैल्यू याद कर लो, 6.626 into 10 पावर माइनस 34 जूल सेकंड। काम आएगा ये, हर चैप्टर में काम आएगा ये प्लैंक्स कांस्टेंट। अगला बोलो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक
heat capacity, हीट कैपेसिटी, फॉर्मूला बोलो। heat energy हीट एनर्जी upon mass into temperature, अपॉन मास into temperature. इनटू टेम्परेचर। तो बच्चों दिमाग लगाओ, हीट एनर्जी भी एनर्जी ही है, तो mL/T-2 हो गया, मास m हो गया, टेम्परेचर k हो गया। याद है टेम्परेचर के डायमेंशन क्या था, k, m से m कट गया, क्या बन गया m0 L2 T-2 K-1। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। अगला बोलो, Latent heat, लेटेंट हीट, फॉर्मूला बोलो। heat energy upon mass, हीट एनर्जी अपॉन में मास, तो हीट एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी जहां भी आएगा वर्क डन वाला लग जाएगा, मास का m हो गया, m से m कट गया, L2 T-2, और हीट एनर्जी अपॉन मास है ना, तो जूल पर केजी। अगला बोलो, centripetal acceleration, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बच्चों जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में होता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सेंटर से अगर हम जोड़ दें तो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, याद है, और ये होता है इसका फॉर्मूला mv²/r। पढ़ा है 10th या 9th क्लास में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, अगर नहीं पढ़ा तो याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। पर फिलहाल हमसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन में खाली आ जाएगा v²/r। ठीक है, अरे खुद सोचो ना, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और वहां पे इज इक्वल टू में mv²/r लिखा है, तो m से m काट दूं तो एक्सेलरेशन की जगह ये तो आएगा, है ना, v²/r। तो वेलोसिटी का हो गया lt-1, इसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन में r का क्या हो गया, r मतलब डिस्टेंस l, l से l कट गया, t-2, यूनिट क्या हो गई इसकी, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। एक्सेलरेशन है तो यही आएगा ना यार। एक मिनट बच्चों, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे ये एल से एल कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो एक एल बचेगा, तो ये हो जाएगा L/T-2। तो वैसे भी एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की ऐसे यूनिट ये होती है और डायमेंशन ये होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला बोलो, universal gas constant, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लो। एक और इक्वेशन बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजीवन काम आएगी। PV = nRT, रट लो एज इट इज। क्यों है, कहां से आया, क्या है, अभी हम बाद में समझेंगे जब पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। PV = nRT, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। तो मुझे यहाँ पे R की वैल्यू चाहिए, तो R = PV/NT हो जाएगा, बोलो हाँ। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, R का PV/NT। तो प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर का हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, V का वॉल्यूम ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू T, तो फोर्स का हो गया mLT-2 अपॉन में एरिया का L2, नंबर ऑफ मोल्स का मोल, टेम्परेचर का K, और वॉल्यूम का L⁻3। 2L से 2L कट गए, क्या बचा, M, L, L पावर यहाँ पर एक L बचा है ना, तो 2T-2 K मोल -1 समझे। और इसकी यूनिट क्या हुई बच्चों, प्रेशर का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स का मोल, टेम्परेचर का केल्विन, मीटर स्क्वायर से 2 मीटर गए, तो इसकी यूनिट क्या हो गई,
इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, यानी जूल पर मोल पर केल्विन। न्यूटन पर मीटर क्या होता है? जूल ही तो होता है, समझ गए? इसकी यूनिट हो गई, मैंने यहां पर लिख दिया है जूल पर मोल पर केल्विन, लिख लेना। अगला चार्ज। चार्ज बच्चों I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी, ये तो 10th में पढ़ा है। तो चार्ज का यूनिट क्या हो गया? चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया? आई टी। तो I का करंट का हो गया एम्पियर और T का हो गया T, तो यूनिट हो गई इसकी AT। क्या हो गई? AT। और ऐसे यूनिट क्या हो गई? कूलम। चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलम। अगला करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। देखो बच्चों, अब जो है मेरे ख्याल से ना हम लोग थोड़ा ऐसे टॉपिक में चले गए हैं कि फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड, रेजिस्टेंस वो सब आ जाएगा, जो 12th क्लास की फिजिक्स के कुछ पार्ट्स हैं। और इसके बाद भी ये टेबल खत्म नहीं हो रहा, दिखा ना, ये टेबल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, समझ गए ना? तो जो इंपॉर्टेंट वाले थे वो हो चुके हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी वाले आ गए हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, रेजिस्टेंस, इसके बाद भी देखो चले जा रहे हैं टेबल, है ना? तो ये सारे तुमको पढ़ना, लिखना, याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मेन वाले जो है वो हमने क्लास में कवर कर लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं साइड में मेंशन कर रहा था वो भी लिख लेना। जिनकी डायमेंशन सेम है वो सारे फिजिकल क्वांटिटी एक साथ लिख लेना। और अब हमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने की जरूरत है, हाँ है ना? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशन आर एज फॉलोज। और इसने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये पूछ रहा है कि एमएलटी डायमेंशन किस किस फिजिकल क्वांटिटी की है। तो देखो, जिस बच्चे ने सारे रट लिए हैं वो तो सीधा इसके सामने आंसर लिख देगा, है ना? पर क्या तुम इतने बड़ा टेबल रट सकते हो? नहीं, तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ चीजें तो रटी हुई हैं, जैसे फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मुझे दिख रहा है ml2t-2, ये है ना बच्चों? दिमाग लगाओ, ml2 किसका होता है? फोर्स का। ml2, अब इसमें एक एल और एक्स्ट्रा है, तो पक्का यहां पर मैं क्या करूंगा? एक एल और लगा दूंगा। तो ये हो गया फोर्स का, ये हो गया डिस्टेंस का। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या होता है? और वर्क डन एनर्जी का सेम होता है। कोई दिक्कत? ऐसे ही सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट ml2t-3, ml2t-3, जरा सोचो क्या हो जाएगा? देखो, mlt-2 किसका होता है? फोर्स का। तो अगर मैं इसको भी बना दूं mlt-2, तो ये फोर्स हो गया। अब इसमें t-3 है, पक्का हमने इसको किससे डिवाइड करा है? देखो, एक तो l से मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि l यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो फोर्स इनटू लेंथ अपॉन में एक और टाइम आ गया t। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये फोर्स की डायमेंशन है, ये डिस्टेंस हो गया, अपॉन में टाइम आया होगा पक्का। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है? वर्क डन। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। कोई दिक्कत? ऐसे ही थर्ड पे आते हैं, mt-2, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी सुना था? तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन लेंथ। भाई खुद सोचो ना, यहाँ पे अगर मान लो mlt-2 होता, पक्का इसको l से डिवाइड किया गया, तभी तो ये कट गया ना, mt-2 बचा। तो फोर्स अपॉन लेंथ हुआ है, और फोर्स अपॉन लेंथ क्या होता है? सरफेस टेंशन। और हम इसमें ये भी लिख सकते थे, एनर्जी अपॉन एरिया। सॉल्व कर लेना तब भी यही आएगा, और वो है सरफेस एनर्जी। कोई दिक्कत?
नंबर 4 ml minus 1 t minus 1। बच्चों मैंने तुम्हें फॉर्मूला याद करवाया था F इक्वल टू ईटा ए dv by dx या dv by dl भी बोल सकते हो। तो यहां से ईटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F अपॉन ए dl अपॉन dv। चेक करो फोर्स का क्या हो गया, mlt माइनस 2, dl का l, एरिया का L2 और dv का वेलोसिटी है ना lt माइनस 1। एक L से एक L कट गया और इस वाले L से एक L कट गया, तो अब ये क्या बन गया, ml माइनस 1 और t माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 ऊपर आगे प्लस हो जाएगा ना। और ये यही तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक करो। तो ये किसका फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऐसे ही एक और दिया हुआ है ml माइनस 1 t माइनस 2। तो ये किसका हो गया, ml माइनस 1 t माइनस 2, mlt माइनस 2 अपॉन में l स्क्वायर, फोर्स अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये किसका है, जरा दिमाग लगाओ, mlt माइनस 2 होता है फोर्स का, फोर्स को डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, नहीं। ये किसका है, चेक करो, प्रेशर, पावर, स्ट्रेस। प्रेशर का फॉर्मूला होता है, हाँ देखो ये तो क्लियर हो रहा है, अगर इसको ठीक से लिखोगे तो अगर मैं mlt माइनस 2 ले लूं, देखो इसमें m भी है, t माइनस 2 भी है, एक l है और ये l माइनस 1 है, पक्का नीचे l स्क्वायर रहा होगा, तभी तो एक l से एक l कटेगा। तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स, ये हो गया एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। ये हो गया प्रेशर का। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जिसमें उसने अलग अलग एमएलटी डायमेंशन देकर ये पूछा था कि आप उसकी फिजिकल क्वांटिटी बताइए। तो क्या तुम्हें ये समझ में आया कि जो हम टेबल पढ़ रहे थे उसका यूज कैसे होगा, समझ गए? यानी फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है। अगर नॉर्मल फॉर्मूला नहीं आता तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, समझ गए? तो बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते रहना अलग अलग बुक्स में, एनसीईआरटी में, ठीक है? और चैप्टर ओवर हो जाएगा तो हम इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये टेबल कॉपी में जरूर बना लेना, फॉर्मूले याद कर लेना। मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पूरी कंप्लीट फिजिक्स के फॉर्मूले याद करने का, ठीक है? तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते रहना और ये काम भी कॉपी में कर लेना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम। जय श्री राम।